हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का, वो इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के। ठीक है। अब देखो, जैसे ही मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है जिसका नाम बी है और ये दूसरी बॉडी है और जिसका नाम ए है। ठीक है, ये दोनों के दोनों स्पेरिकल बॉडी है और ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है, सेम डायरेक्शन में ये मोशन कर रही है। तो ये दोनों की दोनों बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है, आप ये कह सकते हो। लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मोशन कर रही है और ये 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये ए बॉडी क्या कर रही है? मोशन कर रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सपोज वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। तो इसका वेलोसिटी थोड़ा ग्रेटर है लेकिन कांस्टेंट है। मान लीजिए अगर ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है तो ये 5 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है और ये 3 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी से ऐसे आगे बढ़ रही है। ठीक है। अब देखो, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसे समझ लेते हैं, ये क्या है आइसोलेटेड सिस्टम। देखो, अगर ये दोनों बॉडी मोशन कर रही है तो ये किसी सिस्टम के अंडर मोशन कर रही है, किसी सिस्टम को ये फॉलो कर रही है। लेकिन अगर ये किसी सिस्टम को फॉलो कर रही है तो जो वो सिस्टम है वो सिस्टम लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब इन बॉडीज के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। सिस्टम मतलब इन दो बॉडी से मिल करके हमने कोई एक सिस्टम मान लिया, इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, उसी को वो आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब देखो, अगर इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा इन बॉडी के ऊपर, तो इनकी वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर इन पे लग जाएगा तो इनकी वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी? चेंज होने लग जाएगी। तो आइसोलेटेड सिस्टम में बॉडी अगर कोई मोशन कर रही है तो उनकी जो वेलोसिटी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। दोनों बॉडी जो है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करती रहेंगी? मोशन करती रहेगी। जैसे हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नेट फोर्स जो लग रहा होगा ना उस बॉडी पे, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा होगा वो जीरो लग रहा होगा। ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि इन बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये क्या कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है? मोशन कर रही है। अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगी तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है। तो अगर किसी बॉडी पे इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? इस सिस्टम विद नो एक्सटर्नल फोर्स, इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और ये जो सिस्टम बना है इन दो बॉडी से मिल करके बना है। तो कहने का मतलब यही है कि इन बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इनकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी चेंज एक्सटर्नल फोर्स से ही होती है। अब देखो होगा क्या, क्योंकि हमने इसकी वेलोसिटी को ज्यादा मान रखा है, इसका वेलोसिटी को कम मान रखा है। सपोज वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। तो ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये भी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, पर इसका वेलोसिटी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? इसे थोड़ी देर के बाद क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। तो पकड़ने के बाद क्या होगा? इनमें कलिजन होगा। तो कलिजन होने के बाद क्या होगा? देखो, ये थोड़ी देर के लिए किसी डेल्टा टी टाइम के लिए क्या होंगी? कांटेक्ट में आ जाएंगी। थोड़ी डेल्टा टी टाइम के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए ये दोनों बॉल क्या करेंगी? कांटेक्ट में आएंगी। तो जैसे ही कोई दो बॉल आपस में कांटेक्ट में आएगी तो ये बॉल, बी बॉल इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ये भी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो ये बी क्या करेगी? इस ए पर इस डायरेक्शन पे कोई फोर्स लगाएगी। तो उस फोर्स को हमने बोल दिया एफ ए बी, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो बी ने क्या किया? ए पर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इस डायरेक्शन में क्या लगाया? फोर्स लगाया। लेकिन यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कोई भी बॉडी अगर किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो वो दूसरी बॉडी भी क्या करती है? उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देती है। तो ये ए बॉडी भी क्या करेगी? उसी समय, उसी उतने ही डेल्टा टी टाइम पे ये बॉडी भी क्या करेगी? इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देगी। तो ये फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। जैसे ही ये फोर्स क्रिएट हुआ होगा ना, उसी दौरान ये फोर्स भी क्रिएट होने लग गया होगा। ऐसा नहीं होता कि ये फोर्स थोड़ी देर के बाद क्रिएट हुआ होगा। डेल्टा टी टाइम के लिए ये दोनों बॉडी कांटेक्ट पे आई थी, तो इस बी ने ए पर ये फोर्स लगाया और ए ने भी बी पर ये फोर्स लगाया। ये न्यूटन थर्ड लॉ है।
तो देखो इस वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं, इस वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ रखा है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे इक्वल का साइन भी आ रखा है, यानी कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब देखो आफ्टर कोलिजन होगा क्या, आफ्टर कोलिजन ये होगा कि ये जो बॉडी बी है और ये जो बॉडी ए है ना, इनका वेलोसिटी थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब कांटेक्ट जब इनमें कांटेक्ट हुआ था तो इस पर फोर्स लगा, इसका मोशन इस डायरेक्शन में था। अब इसका मोशन अगर इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रही थी, तो इसी डायरेक्शन में अगर इस पे फोर्स भी लग जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी, ये 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी, तो इस फोर्स की वजह से इसका वेलोसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, या तो 4 हो जाएगा या 4.5 हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी इंक्रीज हो जाएगा, पर इंक्रीज पक्का होगा। अब देखो क्या होगा, ये वाली जो बॉडी है, ये वाली बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, लेकिन इसमें फोर्स किधर लगा, इस डायरेक्शन में लगा, इस बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो इस फोर्स ने क्या किया होगा, इसकी वेलोसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया होगा, घटा दिया होगा। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर चल रहा था, तो इसका वेलोसिटी थोड़ा घट गया होगा, ये तो 4 हो गया होगा या 3.5 हो गया होगा, ये घट गया होगा। लेकिन बॉडी ने कोलिजन के बाद भी जो है इसी डायरेक्शन में मोशन करना कंटिन्यू रखा है, ये भी इसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है, बस इसका वेलोसिटी थोड़ा इंक्रीज हो गया, इसका वेलोसिटी थोड़ा डिक्रीज हो गया, क्योंकि इस पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा था, फोर्स लगा था। अब देखो, मान जब ये इसके पास जब कुछ वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी होने का मतलब क्या होता है, इसके पास मोमेंटम रहा होगा, इसके पास भी मोमेंटम रहा होगा। तो ये जो सिस्टम की जो सिचुएशन है, ये कौन सी सिचुएशन है, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले की सिचुएशन है ये, ठीक है। तो देखो जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो जो भी मास होगा, मास के साथ अगर मैं वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये ए बॉडी है, ए बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन जब कर रही थी, बिफोर कोलिजन जब मोशन कर रही थी, उसके पास वेलोसिटी था। तो वेलोसिटी को जब मैं इस बॉडी के पास मास भी है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मोमेंटम मिल जाएगा। तो मैंने उसे, ये इनिशियल मोमेंटम है बॉडी ए का, ठीक है, बिफोर कोलिजन, तो इसे मैंने पी ए बोल दिया, और इस मोमेंटम को मैंने पी बी बोल दिया। तो इसका भी मास इंटू वेलोसिटी करके क्या बन जाएगा, ये मोमेंटम बन जाएगा। तो ये मोमेंटम ऑफ बॉडी बी है, ठीक है, बिफोर कोलिजन है। अब देखो कोलिजन के बाद क्या हुआ कि इनका वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, इसका भी वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। मान लो ये 3 था, तो 3 के बाद ये 4 हो गया। अब ये 4 की ही वेलोसिटी से चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये वेलोसिटी कब चेंज हुआ होगा, जब ये कांटेक्ट फोर्स लगा ना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तो ये सेपरेट हो गई। सेपरेट होने के बाद थोड़ा ना लग रहा है कोई एक्सटर्नल फोर्स, ये तो जब कांटेक्ट में थी तब लग रहा था ये फोर्स। तो देखो जब कांटेक्ट किए होंगे ना, तब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इंटरेक्टिंग पार्टिकल लिखा है। कहने का मतलब ये इंटरेक्ट जब ये करेंगी ना, आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तो उस दौरान ये एक दूसरे पे फोर्स लगा सकती हैं। लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम भी लिखा हुआ है, पर बाहर से कोई फोर्स नहीं आना चाहिए, इसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये एक दूसरे पे फोर्स लगा सकती हैं जब ये डेल्टा टी टाइम के लिए कांटेक्ट में रही होंगी। अब देखो इसका वेलोसिटी थोड़ा सा चेंज हुआ, तो मान लो यहाँ पे अगर 3 था, तो ये 3 से 4 हो गया, तो अब ये 4 की वेलोसिटी से चलती रहेगी, फिर चेंज नहीं होगी वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स कंटिन्यूअसली नहीं लग रहा है, थोड़े से डेल्टा टी टाइम के लिए लगा था ये फोर्स, ठीक है। तो इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसका मोमेंटम पी ए था, तो इसका मोमेंटम अब वेलोसिटी बढ़ने से इसका मोमेंटम पी ए डैश हमने इसे मान लिया, और इसका मोमेंटम भी घट जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इसकी घट गई थी, तो उसका मोमेंटम को हमने पी बी डैश बोल दिया। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये जो एक सिस्टम इनिशियल मोमेंटम, देखो यहाँ पे कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम होगा ना, जो भी इसका टोटल मोमेंटम होगा इस सिस्टम का, वो किसके इक्वल होगा, आफ्टर कोलिजन जो ये सिचुएशन है ना, जो इसका मोमेंटम होगा, ये दोनों के दोनों मोमेंटम क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनिशियल मोमेंटम, इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा ना, मोमेंटम का वेक्टर सम होगा, वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के मोमेंटम के वेक्टर सम के बराबर होगा। देखो क्या लिखा है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये जो यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, का मतलब यही है, ये इनिशियल मोमेंटम, इन दोनों का मोमेंटम, यानी कि ये पी ए प्लस पी बी, तो ये कितना था, पी ए प्लस पी बी, ये बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम, ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, इक्वल होगा किसके, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन के बाद ये मोमेंटम क्या हो गया, पी ए डैश प्लस पी बी डैश, तो पी ए डैश प्लस पी बी डैश। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि आपको इनके ऊपर वेक्टर का साइन जरूर लगाना है। अगर आप इनके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाते ना, तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगी।
हो सकता है मे बी कि यूट्यूब में कुछ टीचर्स ऐसे भी पढ़ा रहे हों कि इसके ऊपर वेक्टर का साइन ना लगा रहे हो, लेकिन वो इक्वेशन गलत है, बिल्कुल गलत है अगर इसके ऊपर अगर आप वेक्टर का साइन नहीं लगा रहे हो। वेक्टर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो वेक्टर साइन का मतलब यह है कि आपको डायरेक्शन, बिल्कुल डायरेक्शन को कंसिडर करना है। पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, अगर डायरेक्शन इस तरफ होगी तो आपको पॉजिटिव लेना है, डायरेक्शन इस तरफ होगी तो आपको नेगेटिव लेना है। समझ रहे हो? तो इसलिए ये वेक्टर वेक्टर की अपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। ये इक्वेशन वैलिड तभी मानी जाती है जब हम इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं। तो ये तो क्या है आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन आपकी ये है। लेकिन ये हमें अभी प्रूफ भी करनी है, अभी ये प्रूफ नहीं हुई है, ये तो डेफिनेशन ऐसा बोल रही है। तो देखो इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल बॉडीज इज कंजर्व। वो बॉडीज भी हो सकती हैं, पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। वो कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब जितना इसका मोमेंटम पहले था वही आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ रहा है इस चीज को? तो देखो हमें क्या करना है, ये तो डेफिनेशन कह रही है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लेकिन इसे हमें इसे प्रूफ भी करना है, ये प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो इसे प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये बॉडी बनाई थी, एक बॉडी ये है, इसे मैंने नाम दे, इस बॉडी को मैंने ए नाम दे रखा था, ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी। ये बी बॉडी थी, ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी। थोड़ी देर के बाद इनमें कलीजन हुआ, ठीक है, ये ए और बी। तो इस बी बॉडी ने इस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया, तो इसे मैंने फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बोला। और इस वाले ने इस ए ने इस बी पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसे हमने बोला फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका वेलोसिटी चेंज हो गया यानी कि मोमेंटम चेंज हो गया। और कोलिजन के बाद ये जो ए बॉडी है, सॉरी ये ए बॉडी है, ए बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है और बी बॉडी भी क्या है, इसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है कोलिजन के बाद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसका इनिशियल मोमेंटम पी ए डैश मान लिया, इसका मोमेंटम पी बी डैश मान लिया, इसका मोमेंटम पी ए डैश मान लिया, क्योंकि टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसका मोमेंटम हमने पी बी डैश मान लिया, ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब देखो अगर मैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ की यहां पे हेल्प लूं, न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से मैं इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही होता है ना न्यूटन सेकंड लॉ। तो देखो जैसे यहाँ पे ये जो कांटेक्ट में थी, ये डेल्टा टी टाइम के लिए मान लिया हमने ये कांटेक्ट में थी, तो मुझे क्या करना है, इस फोर्स को कैलकुलेट करना है, एफ ए बी को कैलकुलेट करना है। तो इसे मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, एफ ए बी को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये फोर्स ऑन ए लग रहा है ड्यू टू बी, बी ने ए पर फोर्स लगाया, तो बी ने जब ए पर फोर्स लगाया होगा तो इसका मोमेंटम क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, चेंज हो गई होगी। तो वेलोसिटी चेंज होने से इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो पहले मोमेंटम ये था, बाद में मोमेंटम क्या हो गया, पी ए डैश हो गया। तो फोर्स किस पे लग रही है, ए बॉडी पे लग रही है ड्यू टू बी। तो इसका इसका जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यानी कि मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है। और वो जो फोर्स लगा कितने टाइम तक लगा, डेल्टा टी टाइम तक लगा। ये आपका सेकंड लॉ का इक्वेशन है, न्यूटन सेकंड लॉ का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो इसे अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो एफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना, किसका चेंज इन मोमेंटम निकालना, ए बॉडी का, क्योंकि ये फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए पर जो फोर्स लगा बी की वजह से, तो ए का ही मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये हो जाएगा पी ए डैश माइनस पी ए, ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ बी ए को। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो इस बी पर भी फोर्स लगाया, इस ए ने लगाया हुआ, उसी समय लगाया हुआ, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ यही तो कहता है कि कोई बॉडी अगर इस पे फोर्स लगाएगी तो ये बॉडी भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा देती है। अब देखो अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स किस पे लगा, बी पे लगा ड्यू टू ए की वजह से। तो बी पे अगर फोर्स लगाए तो बी का मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये मोमेंटम में जो चेंज आया होगा किसका आया होगा, बी बॉडी के चेंज आया होगा। तो बी बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये हो गया आपका पी बी डैश माइनस पी ए डैश, सॉरी पी बी डैश, पी बी ये वेक्टर। तो ये फाइनल मोमेंटम है बी बॉडी का, ये इनिशियल मोमेंटम है बी बॉडी का। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि ये जो दोनों फोर्सेस है ना, एफ ए बी और एफ बी ए, ये इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। यानी कि एफ ए बी और एफ बी ए ये क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट का मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है। इक्वल का मतलब अगर इस बॉडी ने इस पर अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इस बॉडी ने भी इस पर 2 न्यूटन का ही फोर्स लगाया होगा। तो देखो, इस वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, इस वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये वाली डायरेक्शन क्या थी? पॉजिटिव लेनी है आपको, ये वाली डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव लेनी है। इसीलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव ले रखा है, एक नेगेटिव ले रखा है। न्यूटन थर्ड लॉ की इक्वेशन यही है, ठीक है, कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। ये नेगेटिव क्या बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। आप परेशान मत होना, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन की, उसकी डायरेक्शन क्या है? ये वाली डायरेक्शन है। और इस पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसकी डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो, ये जो एफ ए बी है, एफ ए बी मैंने यहाँ पे ये डिराइव किया है। अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं, यहाँ पे पुट कर दूं, तो ये एफ ए बी की वैल्यू ये है ना, मैं इसे यहाँ पुट कर रहा हूँ। ये फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करना है? ये जो एफ बी ए है ना, एफ बी ए की वैल्यू क्या है? ये निकाली हमने, तो इसे यहाँ पुट कर देना है। डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, तो इसे जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस पी बी डैश, यानी कि फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये जो डैश और डैश है ना, ये फाइनल मोमेंटम है बॉडी ए, ये बॉडी बी। ये इनिशियल मोमेंटम है बॉडी ए, बॉडी बी। तो अब क्या करना है हमें? देखो, अगर जैसे ये पी ए डैश है, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए है, अगर मैं इसे इधर ले आऊं तो ये प्लस हो जाएगा। और जैसे ये नेगेटिव पी है, इसे अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये इधर आ जाएगा और ये इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है आपका? ये जो है, ये है आपका फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कलीजन। और ये क्या है आपका? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कलीजन। ये कलीजन से पहले का मोमेंटम है, ये कलीजन के बाद का मोमेंटम है। यही तो हमें प्रूफ करना था कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि जो टोटल मोमेंटम होगा ना बिफोर कलीजन, वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, आफ्टर कलीजन के, ठीक है। अब देखो, ये तो प्रूफ हो गया। अब देखो, यहाँ पे कुछ इसके एप्लीकेशन भी है, मोमेंटम के एप्लीकेशन। ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसके एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ कहाँ पे इन्हें यूज किया जा सकता है। जैसे ये रिकॉइलिंग ऑफ गन एक टॉपिक है। रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब क्या होता है, इसे बताता हूँ। जैसे ये आपका ये गन है, ठीक है, तो ये गन भी क्या अपने आप में एक सिस्टम है। ये सिस्टम कैसे करके बना? क्योंकि इसके अंदर एक बुलेट रही होगी और एक ये गन है। तो ये गन एक बॉडी है और एक बुलेट एक दूसरी बॉडी है, ठीक है। तो ये दो बॉडी मिलकर के एक सिस्टम बन गया, ठीक है। अब देखो, हुआ क्या है कि जैसे इस ट्रिगर को दबाया जाएगा ना, इस ट्रिगर को प्रेस किया जाएगा, तो क्या होता है यहाँ पे? ये बुलेट क्या करता है? आगे की तरफ किसी वेलोसिटी से मोशन करेगा। चलो, हमने मान लिया कि इसका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था? वीबी था, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो ये यहाँ से जब बाहर निकला तो इतनी वेलोसिटी से बाहर निकला, ठीक है। अब देखो, होता क्या है कि जैसे ये बुलेट यहाँ इस ट्रिगर को जब हम प्रेस करते हैं, यहाँ पे दबाते हैं, तो ये बुलेट आगे की तरफ जाता है और ये जो गन है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? मोशन करता है। तो इसी को रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं, इसी को रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। ये बुलेट तो आगे की तरफ जाएगी, लेकिन गन क्या करती है? पीछे इस डायरेक्शन में इस गन में भी फोर्स लगता है। तो इस बुलेट पे जो फोर्स लगा होगा ना, जो भी फोर्स लगा होगा या जो भी इसमें मोमेंटम आएगा, उतना ही मोमेंटम इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आता है, ठीक है। उतना ही मोमेंटम इसमें अपोजिट डायरेक्शन में भी आता है। इसीलिए गन क्या करता है? रिकॉइल करता है, पीछे की डायरेक्शन में क्या करता है? रिकॉइल करता है। तो ये हमने लिख दी वेलोसिटी ऑफ गन। तो गन की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है और ये जो बुलेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो देखो, यहाँ पे भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। देखो, जैसे यहाँ पे कलीजन हुआ था ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिया था कि टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन
इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन। बस यहाँ पे क्या लेना है आपको, यहाँ पे ये लेना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। अब देखो ये मैंने लिख दिया मोमेंटम ऑफ गन, ये हो गया मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये आपका फाइनल मोमेंटम ऑफ गन हो गया, ये आपका फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट हो गया। ये बिफोर फायर है। तो देखो जब फायर नहीं हुआ था उस समय ये गन भी रेस्ट में था, ये बुलेट भी रेस्ट में था, तो इसका जो टोटल मोमेंटम रहा होगा वो कितना रहा होगा, जीरो रहा होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, तो आपको देखो फायर होने के बाद ये टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर है, तो फायर होने के बाद इस बुलेट के पास क्या आया होगा, वेलोसिटी आ गया होगा। तो वेलोसिटी आने की वजह से इसके पास क्या आ गया होगा, मोमेंटम आ गया होगा। तो ये अगर आपको ये वाला मोमेंटम गन का मोमेंटम कैलकुलेट करना है, ये बुलेट का मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या होगा, मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और इसको भी कैलकुलेट करना है गन को, तो ये मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। अब देखो ये इसके इक्वल होता है, पता है ये जीरो के इक्वल होता है। कैसे होता है जीरो के इक्वल, देखो मास ऑफ गन को अगर मैं यहां पुट करूंगा जो भी वैल्यू होगी, वेलोसिटी ऑफ गन की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। तो इस वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, इस वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। तो देखो ये वेलोसिटी ऑफ गन का मान लो, ये इसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसे हम यहाँ पे तो पुट करेंगे ही, वेलोसिटी ऑफ गन में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे उस वैल्यू को, लेकिन नेगेटिव साइन भी आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या आएगा, इसकी इस वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये टर्म पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये कैंसिल होकर के फाइनल क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो यही आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखो दूसरा क्या है, देखो मैंने आपको कहा था ना ये जो वेक्टर का साइन लगाना है ये जरूरी लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, इसलिए ये वेक्टर के साइन यहाँ पे लगाए गए हैं। अब देखो एक्सप्लोजन ऑफ बम क्या होता है, मान लीजिए ये बम है, ये आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ कि इसके कुछ पीसेस हो गए, ये कुछ इसके 3 पीसेस हो गए, तो एक टुकड़ा इधर मोशन कर रहा है, एक टुकड़ा इधर मोशन कर रहा है, एक टुकड़ा इधर मोशन कर रहा है। तो इसकी V1 वेलोसिटी है, इसकी V2 वेलोसिटी है, इसकी V3 वेलोसिटी है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यही फॉर्मूला लिखना है हर जगह। जहां पे भी ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा होगा ना, जहां पे भी अप्लीकेबल होगा, तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर एक्सप्लोजन, सॉरी, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो देखो बिफोर एक्सप्लोजन ये जो बॉम्ब था ये क्या था, रेस्ट में था। तो रेस्ट में था तो इसका मोमेंटम कितना रहा होगा, जीरो रहा होगा। आफ्टर आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ होगा, इसके मोमेंटम, ये जो पार्टिकल हैं ये कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, तो इसका भी कुछ मास होगा, m1 मास होगा, इसका m2 मास होगा, इसका m3 मास होगा। तो इसका मोमेंटम जो होगा इस वाली बॉडी का जिसका वेलोसिटी v1 है, इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1, इसका m2 v2, इसका m3 v3। तो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो देखो ये जीरो कैसे हो जाएगा, कोई वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, कुछ नेगेटिव होगी, कुछ पॉजिटिव होगी, तो फाइनली कट करके वो जीरो ही आ जाता है। तो ये भी आपका फॉर्मूला है। तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है आपका ये। ठीक है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। रिक्वायरिंग ऑफ गन में भी इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है, इस वाले को, कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। और अगर कलीजन हो रहा है तो कलीजन में ये याद रखना आपको, टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन। ठीक है, अब देखिए जैसे आप कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये आपके देन आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए ट्रक ऑफ मास 15,000 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। एक मास ऑफ ट्रक है, चलो मैं यहाँ पे पहले ट्रक बना देता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद अनदर ट्रक ऑफ मास 25,000 kg मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ द ट्रक कपल ऑन कलिजन व्हाट इज देयर वेलोसिटी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक ये ट्रक है, इसे मैंने ए नाम दे दिया है ट्रक को, वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। एक ट्रक बी है, वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, यही कह रहा है ना। तो ये जो ट्रक ए है इसका मास दे रखा है 15,000 kg, और ये कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक ए ये हो गया आपका 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो अगर डायरेक्शन इधर होगी तो उस वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है, और अगर डायरेक्शन इधर होगी तो उस वेलोसिटी को आपको नेगेटिव लेना है। तो वेलोसिटी के ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन बना दीजिए। तो ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है,
आप कुछ भी मान सकते हो, आप ए इसे भी लिख सकते हो, बी इसे भी लिख सकते हो, ठीक है? पर आपका जो आंसर होगा आपके फिगर के हिसाब से आएगा, ठीक है? हो सकता है किसी अदर स्टूडेंट का कुछ अलग आ रहा हो, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आएगा। डायरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। वो आपके फिगर पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा फिगर बनाया। अब देखो ये वाला जो है, ये बी ट्रक है, ये क्या कर रहा है? ये ट्रक जो है कोलाइड हुआ है, ये वाला इसके साथ कोलाइड हो गया है, ऐसे इनमें कोलिजन हो गया है, ठीक है? ठीक है? अब देखो ये जो बी है, ये इसका जो मास दे रखा है, मास ऑफ बी ट्रक 25,000 केजी दे रखा है, और ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा है ये इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? ये आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। तो इसकी डायरेक्शन हमने अपोजिट है, इसकी अगर इधर है तो इसकी इधर होगी, तो इसे अगर मैंने पॉजिटिव ले रखा है तो इसे मैं क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा, ठीक है? बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ठीक है? अब देखो इनमें जब कलिजन हुआ तो कलिजन होने के बाद क्या हुआ? इफ द ट्रक कपल ऑन कलिजन व्हाट इज देयर वेलोसिटी? देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो कपल लिखा हुआ है, कपल का मतलब ये होता है कि जैसे इनमें कलिजन हुआ तो कलिजन होने के बाद ये ट्रक जो है सेपरेट नहीं हुए, ये सेपरेट नहीं हुए। ये क्या हुआ? ये या तो कि कलिजन होने के बाद क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों आपस में अटैच हो गए हैं, चिपक गए हैं, और चिपकने के बाद या तो ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे या तो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, पर ये दोनों के दोनों चिपक करके मोशन कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं या इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, वही हमें पता करना है। एक तो वो भी पता करना है और एक वेलोसिटी का भी पता करना है कि ये दोनों के दोनों कितनी वेलोसिटी से मोशन करेंगे, इनकी वेलोसिटी भी निकालनी है। अब देखिए, देखो देखो ये दोनों के दोनों तो चिपक गए हैं, अब ये कपल हो गए हैं, तो ये चिपक गए हैं तो दोनों के दोनों किसी एक ही वेलोसिटी से क्या कर रहे होंगे? इस डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे? या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है, अभी हमें नहीं पता क्या डायरेक्शन है। तो मैंने उसके मैग्नीट्यूड को क्या मान लिया? वी मान लिया। तो हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है? देखो हमें फॉर्मूला ये यूज करना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कलिजन इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कलिजन। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो देखो टोटल मोमेंटम बिफोर कलिजन क्या होगा? मोमेंटम, तो देखो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, बी बॉडी का मोमेंटम इज इक्वल टू, और इसका ये दोनों बॉडी क्या हो गई है? अब कपल हो गई है, मतलब चिपक गई है और किसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो उस मोमेंटम को, टोटल मोमेंटम को मैंने क्या मान दिया? कुछ ये मान दिया, पी मान दिया, ठीक है? क्योंकि अब ये दोनों बॉडी क्या हो गई? चिपक गई हैं, तो दोनों बॉडी को अब हम एक ही बॉडी कंसीडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है? अब देखो क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। इस बॉडी का ए वेलोसिटी है ये वाला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास, इसका मास क्या होगा? देखो दोनों बॉडी अब चिपक गई हैं, तो इसका मास क्या होगा? जब, सॉरी मैं यहाँ पे मैंने ए लिखना भूल गया, मास ऑफ ए बॉडी मास ऑफ बी बॉडी, ठीक है? तो ये जो बॉडी है दोनों की दोनों अब चिपक गई हैं, इसका मुझे मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। तो इसका मास क्या हो जाएगा? एम ए प्लस एम बी। मास ऑफ बॉडी ए मास ऑफ बॉडी बी, दोनों के दोनों ये क्या हो गई हैं? अटैच हो गई हैं, इनटू वेलोसिटी। तो हमने मान लिया कि ये वी वेलोसिटी से क्या कर रही है? मोशन कर रही है। यही तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि व्हाट इज देयर वेलोसिटी, यानी कि ये दोनों के दोनों किसी एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही हैं? मोशन कर रहे हैं, और अटैच होकर के मोशन कर रहे हैं, इसीलिए व्हाट इज देयर वेलोसिटी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है आपका 15,000, तो यहाँ पे इसे लिख दीजिए, इनटू वेलोसिटी कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, पॉजिटिव 2 आएगा यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस मास ऑफ बी ये कितना है? 25,000, इनटू वेलोसिटी ऑफ बी कितना? नेगेटिव है, तो यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है? फिर इन मास ऑफ ए मास ऑफ बी, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 प्लस 25,000 इंटू वी, ये वी मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 30,000 प्लस ये हो जाएगा आपका -75,000, ये हो जाएगा आपका 15,000 प्लस 25,000 कितना हो जाएगा? 40,000 इंटू वी, ठीक है? इसके ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन लगा दीजिए, यहाँ पे वेक्टर का साइन आना चाहिए था, ठीक है? अब देखो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -45,000, ठीक है? और ये हो जाएगा आपका 40,000 इंटू वी। अब क्या करना है आपको? देखो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके
कैंसिल हो गए, 5 9 जब 45, 5 8 जब 40, तो वेलोसिटी आ रहा है आपका -9/8। अब देखो इसे अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 1 जा 8, 1 कैरी आएगा, फिर 0 आएगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा सॉरी 8 1 जा 8, 1 कैरी आएगा 0, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 आएगा, फिर 2 कैरी, फिर ये हो जाएगा 8 2 जा 16, फिर ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 1.125, ये इसका आंसर आया, नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो ये दोनों के दोनों जब अटैच हो जाएंगे, चिपक करके जब चलेंगे ना, तो इतनी वेलोसिटी से चलेंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव किस डायरेक्शन को बोलते हैं, नेगेटिव इस वाली डायरेक्शन को बोलते हैं, इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो यानी कि ये बॉडी जो है ना इस डायरेक्शन में मोशन करेंगी, इतनी वेलोसिटी से मोशन करेगी, पर नेगेटिव क्या है, ये डायरेक्शन को बता रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये क्या करेंगे, मोशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 5.19 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे कह रहा है आपका ए सेल ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड बाय गन ऑफ मास 100 kg इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक गन बना देता हूँ, ये गन है, ठीक है, यहाँ पे ये अंदर बुलेट है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस सेल ऑफ मास 0.2 kg, ये जो सेल की बात कर रहा है ना, ये फायर्ड हुआ है बाय गन, यानी कि बुलेट है, ये बुलेट है, बुलेट क्या हो रही है, फायर हो रही है बाय गन से। तो ये सेल का मास दे रखा है, यानी कि बुलेट का मास दे रखा है, तो यहाँ पे मैं मास ऑफ बुलेट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है, 0.02 kg दे रखा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, ये फायर हुआ है बाय ए गन, इस गन ने इस बुलेट को क्या किया, फायर किया, तो ये इस डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा, इस डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा बुलेट। और होता क्या है कि जब बुलेट इस डायरेक्शन में मोशन करता है, तो ये इस गन पे भी क्या लगता है, इस डायरेक्शन में एक झटका लगता है, तो ये गन भी क्या करती है, किसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में क्या करती है, मोशन करती है। तो इसी को रिक्वायल वेलोसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ गन है। इसी इसी जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ आती है ना, उसे रिक्वायल वेलोसिटी बोलते हैं। व्हाट इज द रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन निकालना ना, तो इसी को रिक्वायल वेलोसिटी बोलते हैं। और ये किसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा, तो इसे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, इस वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गन का मास दे रहेगा 100 kg, तो ये हो गया आपका मास ऑफ गन 100 kg। अब देखो इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल, सेल मतलब बुलेट, इज 80 मीटर पर सेकंड। मजल स्पीड का मतलब होता है जब ये जिस भी वेलोसिटी से यहां से बाहर निकली होगी ना, उसे कहते हैं मजल स्पीड। जिस भी वेलोसिटी से यहां से बाहर निकली होगी, तो वो है आपकी मजल स्पीड। यानी कि ये आपका बुलेट का क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा है आपका 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जिसे वो मजल स्पीड कह रहा है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, यानी कि मुझे गन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना है, ये मुझे फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना है। फॉर्मूला क्या है आपका, कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बिफोर फायर की बात करूं, तो इस सिस्टम का, ये जो सिस्टम है ना, बुलेट और गन से मिलकर के जो ये सिस्टम बना है, इस सिस्टम का कितना मोमेंटम रहा होगा बिफोर फायर, तो ये बुलेट भी रेस्ट में रही होगी और ये गन भी क्या रहा होगा, रेस्ट में रहा होगा। तो इसका टोटल मोमेंटम कितना रहा होगा बिफोर फायर, 0 रहा होगा। अब देखो मुझे टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर निकालना है, तो ये क्या है, इस बुलेट का भी अपना एक मोमेंटम है और इस गन का भी अपना एक मोमेंटम है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, इतना आपको लिख देना है। तो ये हो जाएगा आपका मास, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। ऐसे वेक्टर का साइन जरूर लगाना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है, 0.02 kg, तो यहाँ 0.02 लिख दीजिए, इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, ठीक है। ये 80 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो इस वाली डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है ही। फिर ये मास ऑफ गन कितना हो जाएगा आपका 100 kg, 100 लिखिए यहाँ पे, इनटू वेलोसिटी ऑफ गन मुझे निकालना है, कैलकुलेट करना है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ गन की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है ना, तो देखना नेगेटिव आएगा आंसर, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव, इस वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ गन नेगेटिव आने वाला है, देखते रहना। तो ये 0 इज इक्वल टू, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 to the 16, ये डेसिमल 1.60 हो जाएगा यहाँ पे।
और ये हो जाएगा आपका 100 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो जब मैं इसे इधर भेजूंगा तो -1.60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो वेलोसिटी ऑफ गन कितना हो जाएगा आपका -1.60 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब देखो इसे अगर आगे सॉल्व करना है तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो ये हो जाएगा, और अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ से हटा दूँ तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 16/100, और यहाँ डेसिमल आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट, डेसिमल लगाऊंगा, एक मिनट, हाँ ये इससे कटेगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, वेलोसिटी ऑफ गन हो गया -1.60 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 के अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगे, और ये आएगा डेसिमल, फिर एक जीरो और आ जाएगा, ये 10,000 है ना, और फिर एक और जीरो लगाऊंगा तो एक और जीरो आ जाएगा, और वन जा, ठीक है, 10,006। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ गन जो आएगा आपका नेगेटिव में आएगा, -0.016 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये वाला डायरेक्शन रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, देखो ए 50 kg सेल इज फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, सडनली इट एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस, वन पीस ऑफ मास 25 ग्राम जस्ट स्टॉप, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अदर। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सेल लिखा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सेल को, देखो यहाँ पे गन का कहीं पे भी जिक्र नहीं कर रखा है, ठीक है, गन के बारे में यहाँ पे कहीं पे भी डिस्कस नहीं हो रखा कि गन है यहाँ पे। ये क्या 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 कह रहा है कि कोई सेल है, 50 kg का सेल है, वो फ्लाई कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे ये एक सेल सेल बना दिया है, ये मान लीजिए सेल है कोई, ऐसे क्या कर रहा है, ये फ्लाई कर रहा है, ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहा है, कितनी स्पीड से फ्लाई कर रहा है, ये 40 मीटर पर सेकेंड। तो सेल को हम बुलेट मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मास ऑफ बुलेट है, ये 50 kg दे रखा है, और इसका जो वेलोसिटी दे रखा है वो कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ सेल कितना दे रखा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो जो आपकी ये वाली डायरेक्शन होती है ना, इसे पॉजिटिव लेते हैं, और ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन होती है इसे हम नेगेटिव लेते हैं। तो मैंने ये दिखा रखा है कि ये ऐसे ऊपर इस पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। कहीं पे भी क्वेश्चन में ये डायरेक्शन नहीं दे रखी है, फ्लाई तो इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, किधर भी फ्लाई कर सकता है। तो अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे डायरेक्शन ले सकते हो, ठीक है। आपका तरीका होगा, आपका फिगर होगा, सब कुछ आपका मेथड होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब ये मोशन कर रहा था, ऊपर की तरफ मोशन कर रहा था, इट एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस, ये दो पीसेस में क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया। वन पीस ऑफ मास 25 kg जस्ट स्टॉप। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जैसे ये इसके दो टुकड़े हुए, तो एक जो टुकड़ा था ना, मान लीजिए यहाँ पे टुकड़े हो गए, तो ये दो टुकड़े हो गए, लेकिन एक टुकड़ा क्या हुआ, ये रेस्ट में आ गया। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं वैसे कि ऐसा हो जाए, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ऐसे कि जो एक टुकड़ा था वो क्या हुआ, वो रेस्ट पे आ गया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अदर, तो ये जो दूसरा वाला आगे जाता रहेगा, तो दूसरे वाले का जो स्पीड होगा वो हमें फाइंड करना है। एक टुकड़ा रेस्ट में आ गया, दूसरे टुकड़े की मुझे स्पीड फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, तो देखो उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो बुलेट है, बुलेट के दो टुकड़े हो गए हैं। तो दो टुकड़े होने के बाद क्या हुआ होगा, ये मान लो इसका मास, इसे मैंने m1 बोल दिया, और इसे मैंने m2 बोल दिया। इसका मास m1, इसका मास m2। तो जो m1 मास है वो कितना दे रखा है, 25 kg, वो 25 kg है। तो ये जो दूसरा वाला टुकड़ा होगा उसका मास कितना हो जाएगा, 50 माइनस 25, यानी कि वो भी 25 kg का ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लगा देना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम बिफोर, यहां पे एक्सप्लोड हुए हैं ये, ठीक है, बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल होगा मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, अब देखो क्या करना है, मोमेंटम बिफोर कोलोजन क्या था, देखो ये कोलोजन से पहले क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था, यानी कि इसके पास मोमेंटम था। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मोमेंटम आफ्टर कोलोजन निकालना। तो आफ्टर कोलोजन क्या हुआ कि ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, लेकिन एक क्या है, रेस्ट में। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये रेस्ट हो गया, ये ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ये यहीं पे रुक गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मास ऑफ ये m1 इंटू इसका वेलोसिटी v1। तो वेलोसिटी v1 तो क्या है, रेस्ट में है ना, जीरो है इसका वेलोसिटी, ठीक है।
उसे यहाँ पे पुट करेंगे m2 इंटू v2। अब देखो मुझे क्या करना है, इस वाले की वेलोसिटी निकालनी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अदर। तो ये हो जाएगा mb कितना है आपका 50 इंटू 40, ये m1 हो जाएगा 25 इंटू v1 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये रेस्ट में था। ये 25 इंटू v2 मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा आपका v2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 टू ज़ा 50, तो ये कितना आ रहा है 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर कितना आ गया आपका, वेलोसिटी 80 आ गया, 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये 80 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या करेगा, आगे जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद ए वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकंड, द पर्सन होल्डिंग इट कैन अप्लाई मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन द गन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट दैट कैन बी फायर्ड पर सेकंड। देखो ये आपका AIEEE 2004 में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक गन बना लेते हैं, ये आपका गन है और गन भी उसने मशीन गन बताया है, ठीक है। ये आपका गन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ गन फायर ए बुलेट ऑफ मास, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मास ऑफ बुलेट लिख देता हूँ, ठीक है। मास ऑफ बुलेट दे रखा है आपका 40 ग्राम, तो इसे केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1000 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.04 केजी, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मशीन गन फायर, ये जो मशीन गन है क्या कर रहा है, बुलेट फायर कर रहा है, यहाँ से बुलेट बाहर निकल रही है। तो बुलेट जब बाहर निकलेगी वो कितनी वेलोसिटी से निकल रही है, 1200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है। तो बुलेट इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो इसे हमने पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, द पर्सन होल्डिंग इट कैन अप्लाई ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन द गन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन यहां से लेकर के यहां तक, ये लाइन कंफ्यूज करती है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। देखो क्या कर रहा है, पर्सन होल्डिंग इट, जिस भी पर्सन ने, जिस भी सोल्जर ने इसे पकड़ रखा होगा, तो गन को पकड़ जब फायर करते हैं ना, तो इसे चलाने का तरीका क्या होता है कि हमें इसे क्या करना पड़ता है, अपने शोल्डर से क्या करना पड़ता है, चिपका करके रखना पड़ता है, गन को अपने शोल्डर से चिपका करके रखना पड़ता है। तो क्या क्या रहा है, द पर्सन होल्डिंग इट कैन अप्लाई ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन द गन। तो जो उसका शोल्डर है ना, उसका शोल्डर क्या कर रहा है, इस पे 144 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये इसके शोल्डर ने कैसे करके लगाया होगा 144 न्यूटन का फोर्स। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब ये ट्रिगर को दबाया होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा होता है इस तरीके से, ये आपका क्या होता है, बुलेट होता है, इस तरीके से बुलेट होता है। तो ये क्या करते हैं, ये स्प्रिंग क्या करती है, इस पे फोर्स लगाती है। तो ये जितना फोर्स इस बुलेट पे लगाएगी उतना ही फोर्स क्या होता है, गन पे लगता है। तो ये जो गन का जो पीछे वाला हिस्सा है, ये किसके कांटेक्ट में है, शोल्डर के कांटेक्ट में है। तो शोल्डर पे भी ये फोर्स लगेगा, तो शोल्डर भी क्या करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उतना ही फोर्स क्या करेगा, इस पे लगाएगा। तो ये जो फोर्स है ना, जो 144 न्यूटन का जो बोल रहा है कि पर्सन होल्डिंग इट कैन अप्लाई मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन द गन, की शोल्डर ने इस गन पे लगाया, यानी कि गन ने सबसे पहले शोल्डर पे लगाया होगा, फिर शोल्डर ने गन पे लगाया। तो ये गन ने लगाया है, ठीक है, इस पर, यानी कि इस बुलेट पर भी 144 न्यूटन का फोर्स लगा होगा और गन पे भी 144 न्यूटन का फोर्स लगा होगा। ये है इस क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में यहां से कितनी नंबर ऑफ बुलेट्स बाहर निकल रही होंगी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां पे हमें न्यूटन सेकंड लॉ यहां पे लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। यहां पे हमें न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा। देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मशीन गन है, इसके अंदर खासियत है कि ये एक सेकंड में क्या करती है, कुछ बुलेट्स बाहर निकालती है, फिर एक सेकंड के बाद फिर बुलेट्स बाहर निकालेगी, फिर एक सेकंड के बाद फिर बुलेट्स बाहर निकालेगी। तो एक सेकंड में हो सकता हो 3 4 5 6 कुछ बुलेट्स बाहर निकाल रही होगी, वही मुझे फाइंड भी करना है, नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी बाहर निकाल रही है। तो ये जो फोर्स लगा है ना 144 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है इस गन पे, गन ने शोल्डर पे लगाया, फिर शोल्डर ने भी लगाया। तो ये जो फोर्स लगा है ना, ये जो यहाँ पे जो बुलेट्स थी, ये जो गन जो इस पे लगा रहा था, ये बुलेट्स और ये जो यहाँ पे जो स्प्रिंग है ना, जो स्प्रिंग फोर्स इस पे फोर्स लगाता है, ये जब कांटेक्ट में रहेगी ना, तो 144 न्यूटन का फोर्स एक दूसरे पे लगा रही थी। और उस दौरान ये जो है एक सेकंड के लिए लगा रही थी, हमें एक सेकंड पे बताना है ना कि एक सेकंड में यहाँ से कितनी बुलेट्स बाहर निकली। तो एक सेकंड के लिए
क्या किया था, ये फोर्स लग रहा था, तो डेल्टा टी टाइम तो क्या हो गया, 1 सेकेंड हो गया। अब देखो यहाँ पे मुझे जो है ना इस बुलेट की वेलोसिटी दे रखा है कि कितना वेलोसिटी, तो ऐसे करते हैं, ये जो फोर्स लगा है यानी कि 144 न्यूटन का ही फोर्स जो है इस बुलेट पे भी लगा होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स इज इक्वल टू, इसे चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, तो ये वाला फोर्स कौन सा है, मैंने ये मान लिया कि ये वाला फोर्स कौन सा है, 144 न्यूटन जो है बुलेट पे लगा है, ठीक है। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, क्या कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है, इसीलिए बुलेट पर भी 144 न्यूटन का ही फोर्स भी लगा होगा। तो ये मैं बुलेट पर लगने वाला फोर्स कितना है, 144 न्यूटन है, तो यहाँ पे जो मैं वेलोसिटी निकालूंगा, चेंज इन वेलोसिटी, वो किसकी निकालूंगा, बुलेट की वेलोसिटी निकालूंगा। तो बुलेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी, सॉरी फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट है, माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट हो गया, ठीक है। चलो ऐसे करते हैं, इसे लिख देते हैं पहले, फाइनल मोमेंटम मोमेंटम ऑफ बुलेट माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है ना, बुलेट का कितना मोमेंटम में चेंज आया, तो उसके लिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है आपका 144, तो ये तो हो जाएगा 144। फाइनल मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, फाइनल जो मोमेंटम निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इसका मास, बुलेट का मास इनटू जो इसका वेलोसिटी रहा होगा, तो ये कितना है, देखो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी यहाँ पे दे रखा है 1200 मीटर पर सेकंड, लेकिन इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना रहा, इनिशियली तो रेस्ट में थी, तो ये मोमेंटम तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लेकिन ये जो 144 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा था ना, ये जो 144 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ये 1 सेकंड के लिए लग रहा था, हमें 1 सेकंड में निकालना है ना कितना बुलेट्स यहाँ से बाहर निकला है, 1 सेकंड में कितना बाहर निकला है, तो 1 सेकंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 सेकंड आ जाएगा। तो मुझे क्या निकालनी है, नंबर ऑफ बुलेट्स निकालनी है, तो यहाँ पे n को मल्टीप्लाई कर देना है, ये n क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, 144 इज इक्वल टू n इंटू मास ऑफ बुलेट, यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना दे रखा आपको 0.04 kg, इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा आपका 1200 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय 1, टाइम कितना है 1 सेकेंड में निकालना है ना कितना बुलेट्स यहाँ से बाहर निकला है, तो n इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ बुलेट्स है n, ये 144 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 12,000, तो ये डेसिमल हटेगा, यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये कटेगा कटेगा, ठीक है। तो देखो इसे और आगे काटिए, ये कटेगा 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, ये हो जाएगा आपका 6 6 ज़ा 36, ये हो रहा है आपका 6 2 ज़ा 12। एक मिनट, हमने कैलकुलेशन कुछ गलत कर दी है यहाँ पे, ये n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 144 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 12, सॉरी ये 100 था, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया था, इसीलिए ये डेसिमल में आंसर आ रहा था, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था, ये 1200 होना था, ठीक है, 1200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, मैंने 1000 लिख दिया था यहाँ पे, इसीलिए वो गलत हो रहा था। तो ये डेसिमल हटाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, तो ये जीरो तो कट जाएंगे आपके। अब देखो ये हो गया आपका 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, और ये हो जाता है आपका 12 3 ज़ा 36। तो नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी आ गई, एक सेकंड में जो नंबर ऑफ बुलेट्स बाहर निकलेंगे वो 3 बुलेट्स निकलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन था, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर भी किया करें, ठीक है। ओके बाय।